बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल पर एक नज़र। आज है 17 मई और दिन है हफ्ते का। आज के दिन का ये मेरा दूसरा व्लॉग है। कुछ दाखिली सियासत के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब के दरमियान और फ़ौजी क़यादत के दरमियान एक इंतहाई संजीदा नौयत की बातचीत हो रही है और गोह कि इसमें बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं, लेकिन बातचीत हो रही है, उसके बारे में आपको आगाह करना है। और दूसरा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी और भारत को जो शिकस्त हुई, उसके बाद भारत अब मुख्तलिफ और ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान को परेशान करने के लिए और मुस्तकबिल के लिए लंबी लंबी मनसूबाबंदी कर रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि फ़िल वक्त भारत को आलमी सतह पे उसको कोई पजीराई नहीं मिल रही, उसे कोई सुनवाई नहीं हो रही, बल्कि वो आलमी तन्हाई का शिकार है। भारत ने ऐलान किया था कि वो सिंध ताश मुआहिदा जो है वो ख़त्म कर देगा और उसको मुअत्तल कर रहा है और पाकिस्तान की तरफ जो है वो पानियों का सिलसिला रोक देगा, पाकिस्तान को उसके हिस्से का पानी भी नहीं देगा। लेकिन जो अच्छी खबर ये आई कि वर्ल्ड बैंक ने और आलमी इदारों ने इसको नाकाबिले अमल करार दिया, क्योंकि जो सिंध ताश मुआहिदा है पानियों की तकसीम का हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, उसके आलमी गारंटर्स भी मौजूद हैं और वो अक़वाम मुत्तहिदा के अम्ब्रेला के नीचे इंटरनेशनल लॉज के ज़रिए इसको वो सबोटाज नहीं कर सकता और किसी भी मुल्क के आबी ज़खायर को हिट करना और पानी रोकना ये एक जंगी जुर्म और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्दी तसव्वुर किया जाता है आलमी कवानीन के मुताबिक। लेकिन कल भारत ने से एक खबर आई, रॉयटर्स ने शाया किया, भारत का दरिया चनाब पर एक लंबी नहर जो है वो 120 किलोमीटर लंबाई की नहर जो है वो बनाने का मंसूबा सामने आया है और भारत का दरियाए सिंध, चनाब, जेहलम का पानी 3 शुमाली रियासतों में भी तकसीम करने का मंसूबा सामने आया। मोदी सरकार ने पाकिस्तान का पानी रोकने के मंसूबे पर काम तेज़ कर दिया। ये रॉयटर्स की स्टोरी है, जिसके बाद चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि वो इस सिलसिले में मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान की सलामती, खुद मुख्तारी, सॉवरेंटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी ये आ गया है बयान कि वो सिंध ताश मुआहिदा जो है वो आलमी सतह पे तस्लीम शुदा है और वो इसमें कोई रद्द-व-बदल नहीं हो सकती किसी भी सूरत में। तो बहरहाल ये एक अच्छी खबर है। तो देखते हैं कि भारत जो है, जिसे कहते हैं कि लातों का बूथ बातों से नहीं मानते, तो अब आगे जाके ये क्या करते हैं। दूसरी खबर है जहाँ प्रेसिडेंट ट्रंप ने जंगबंदी के साथ साथ जो बार बार वो हर फोरम पर वो इस वक्त 3 मुल्कों के दौरे पर वो निकले हुए थे, सऊदी अरब, दोहा, कतर और फिर UAE। और इस दौरे के दौरान भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2-3 दफ़ा पाकिस्तान और भारत की जंग का जिक्र किया, जंग बंदी का जिक्र किया, दोनों क़यादतों के बारे में कहा कि किस तरीके से उन्होंने जंग बंदी कर पाई, फिर ट्रेड की बात की और साथ ही साथ अब अमरीकी हुक्काम की तरफ से और अमरीकी ऐवानों से आवाज़ उठ रही है कि अब मसला कश्मीर के हल होने का वक्त आ चुका है और मसला कश्मीर में अब अमरीका जो है वो सालसी का किरदार अदा करेगा। ये तो आपको मालूम है। अब पाकिस्तान और भारत की जंग के बाद जो सूरत हाल है इंडिया की, उसमें अपोजिशन जमातें, मीडिया, रिटायर्ड अफसरान के सवालात ने हुकूमत को बैकफुट पे डाला हुआ है। और अब जो सूरत हाल है, कांग्रेस के सीनियर रहनुमा हैं शशि थरूर, उन्होंने कहा है कि ट्रंप का कश्मीर पर बात करना भारत की बदकिस्मती और इससे मसला कश्मीर आलमी सतह पर फिर से उजागर होना पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन है। उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए कि ये पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि कश्मीर का मामला बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, डंप कर दिया था। लेकिन इस पहलगाम वाक़े और उसके बाद जो कुछ मोदी और उसकी कंपनी ने किया, उसके बाद ये मामला जो है वो अब इक़्तिदार के आलमी ईवानों तक पहुँच चुका, आलमी इदारों तक पहुँच चुका और ये रीओपन हो चुका है। और जो 5 अगस्त 2019 का इक़दाम किया गया था वो अब इक़दाम जो है वो मुतनाज़ हो चुका है और मकबूजा कश्मीर में
इस वाक़े के बाद, पाक भारत कशीदगी के बाद मकबूजा वादी में कोई हज़ारों तकरीबन 4-5 हज़ार से ज़्यादा ही जो है कश्मीरियों को गिरफ़्तार किया गया है। और इसके साथ साथ भारत में जो दीगर मुल्क के दीगर हिस्सों में कश्मीरी यहाँ तक के स्टूडेंट्स जो पढ़ते थे उनको भी तंग किया गया, और जो किराए के घरों में या हॉस्टल में रह रहे थे उनको भी तंग किया गया, उनको हरासा किया गया। तो ये सिचुएशन चल रही है, और इसलिए शशि जो हैं वो ये कहते हैं कि ये विन विन पोजीशन है पाकिस्तान के लिए। और उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से कश्मीर को दो तरफ़ा मसला करार दे रहा था, लेकिन अब ये मसला दो तरफ़ा नहीं रहा, बल्कि ये अब चला गया है मुतनाज़ आलमी मसला बन गया है, और इसे अमेरिका और ख़ास तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप जैसे सदर जो हैं वो इसको अब लेकर ऐलान बता रहे हैं। तो मोदी साहब ये बताएं कि खुफिया मुआहिदा क्या था, नंबर 1। नंबर 2 जी, कांग्रेस के रहनुमा हैं, रुकन पार्लिमान हैं जे राम रमेश ने कहा कि हमारे वज़ीर आज़म अब किसी के सामने नहीं आते और ना ही वज़ीर ख़ारजा इसका जवाब दे रहे हैं कि जनाब ये बताया जाए कि जंग बंदी में आखिर हुआ क्या है, क्यों हमें सारे राज जो हैं वो छुपाए जा रहे हैं, हमें बताया जाए कि दर पर्दा क्या हुआ है। मार्को रूबियो भी ये कह रहे हैं कि ट्रंप भी ये कह रहे हैं, मार्को रूबियो भी कह रहे हैं, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी कह रहे हैं, और पाकिस्तान की तरफ से भी आवाज़ें आ रही हैं कि जनाब अब हमारा काम ख़त्म और प्रेसिडेंट ट्रंप का काम शुरू। तो ये जो सूरत हाल है, आखिर इसके पीछे कौन सा राज पिन्हा है। फिर भारत ने, अभी नौबत ये आ गई है कि भारत ने रजू किया है अफ़गान तालिबान के साथ कि उनकी मदद करे, अफ़गानिस्तान उनकी मदद करे पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो अगर मामला अफ़गान तालिबान तक आ गया है तो फिर हम मोदी सरकार से ये कहेंगे कि उससे 1000 दर्जे बेहतर है कि पाकिस्तान के साथ सुलह सफाई करें और जो मामला हल तलब हैं वो आराम से हल करें, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान का मामला है वो हाथ हमारे आजमाए हुए हैं, वो हथियार हमारे आजमाए हुए हैं, इसलिए उनकी तरफ ना ही देखें तो ज़्यादा बेहतर है। BBC ने भी एक रिपोर्ट दी है और उन्होंने कहा है कि ट्रंप ने कश्मीर पर जो सालिसी की पेशकश की है ये भारत की दुखती रग पर हाथ रखकर अपने उसे मुश्किल में डाल दिया है, और भारत का सारा जो मसला कश्मीर का बयानिया है और जो मौक़िफ़ है उसको उन्होंने दरिया में गर्क कर दिया है। और अब भारत को नहीं समझ आ रही कि वो किस तरफ जाएं, क्योंकि चाइना उनसे नाराज़ है, रशिया उस पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं, अब मगरब की वो झोली में जा बैठा था, और अब मगरब की नज़र में भी, मगरबी मालिक की नज़र में भी भारत जो है वो अब बहुत बड़ी ताकत नज़र नहीं आ रहा इस धुलाई के बाद। और भारत अमेरिका का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। 2024 में अमेरिका की भारत के साथ दो तरफा तिजारत का हुजम 130 अरब डॉलर रहा। अब अगर भारत ट्रंप की सालिसी को इनकार करेगा तो अरबों डॉलर की तिजारत भी ख़तरे में पड़ जाएगी। इसलिए मोदी हुकूमत जो है वो फूंक कर कदम रख रही है, और प्रेसिडेंट कह भी रहे हैं, बार बार एक बात कह रहे हैं कि भाई अगर लड़ाई करनी है तो फिर मैं ट्रेड नहीं करूँगा, जो मुल्क मेरे साथ ट्रेड करना चाहता है तो फिर वो लड़ाई ना करे। तो पाकिस्तान ना पहले लड़ाई करना चाहता था ना अब करना चाहता है। तो अगर मोदी सरकार ये बात नहीं मानेगी तो वो खुद ही अमेरिका सरकार को नाराज़ करेगी, और अमेरिका नाराज़ होगा तो फिर 130 अरब डॉलर ये, और फिर आपको मालूम है कि अमेरिका जिस तरफ देखता है फिर हमारे जो मिडल ईस्ट के ब्रदर मुल्क हैं वो भी उसी तरफ देखते हैं, फिर यूरोप भी उसी तरफ देखेगा। तो भारत जो है, मोदी सरकार काफ़ी ज़्यादा इस मामले में परेशान है। ट्रंप से भारतीय मीडिया भी नाराज़ है, और प्रोग्राम के एंकर्स जो हैं वो बार बार ट्रंप के एप्पल कंपनी के भारतीय प्लांट के मुतालिक बयान पर वो भी सीखपा हैं, और वो कह रहे हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है भारत के साथ, कि भारत को सब ने फुटबॉल बनाया हुआ है और जिसका चाहता है दिल वो ठुड्डा मारता है और उसको ग्राउंड से बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा है। और सिचुएशन ये है, एक और टीवी एंकर हैं अंजना ओम कशायप, उन्होंने कहा कि 4 रोज़ा जंग में भारत को बड़े सबक मिले हैं, और वो ये है कि अमेरिका अब पाकिस्तान को भारत के बराबर का मुल्क मानेगा नहीं जनाब, मान लिया है। और अमेरिका कभी पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क
امریکہ کبھی بھی پاکستان کو دہشت گرد ملک تسلیم نہیں کرے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ دہشت گردی کا جو بھارت پچھلے کوئی 15-20 سال سے چورن بیچ رہا تھا، وہ چورن جو ہے وہ پہلگام میں فنا ہو گیا ہے، اور اس واقعے کے بعد بھارت جو ہے اب دہشت گردی کا کوئی بھی واقعہ کر کے یہ نہیں کہہ سکے گا کہ جناب پاکستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے۔ اور اب اسی لیے اب وہ دوسرا نیریٹو لے کے آ رہے ہیں، اور اس میں بھی ان کو کافی جو ہے سبکی کا سامنا کرنا پڑا، ندامت کا سامنا کرنا پڑا، جب انہوں نے پاکستان کے محفوظ ترین جوہری پروگرام کے بارے میں سوال اٹھایا، تو اس کا جواب عالمی جوہری توانائی ایجنسی نے خود ہی دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو جوہری پروگرام ہے وہ مکمل طور پر محفوظ ہے، بلکہ انتہائی محفوظ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی بھارتی اینکر کا یہ کہنا ہے کہ بھارت پوری دنیا میں اب صرف روس اور فرانس پر ہی بھروسہ کر سکتا ہے۔ نہیں جناب، اب روس بھی اپنا رویہ تبدیل کرے گا، اور فرانس بھی سوچے گا کہ میں ایسے نااہل اور ناہنجار لوگوں کو اپنا اسلحہ اور جدید ترین جہاز دے کر کیوں میں رسوا ہوں، اس لیے کہ رافیل کو رسوا کرنے میں بھارت کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس لیے اب بھارت جو ہے وہ صرف روس اور جو ہے آپ کا فرانس، وہ بھی شاید آپ پر بھروسہ نہ کرے۔ جب بھی پاک بھارت جنگ ہوئی تو چین اور ترکیہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو نہیں جناب کچھ اور ملک بھی آ جائیں گے، کیونکہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ اس وقت بھی چائنا، ترکیہ اور آذربائیجان پاکستان کے ساتھ مکمل طور پر ساتھ رہے، اور جن سے توقع تھی وہ ممالک ہاتھ کھینچتے رہے کہ شاید پاکستان یہ لڑائی لوز کر جائے گا تو ہم بھارت کو ناراض نہیں کریں گے، لیکن اب شاید ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ جو ثالثی کا کردار ادا کر رہے تھے اور جن کا جھکاؤ بھارت کی طرف تھا، پاکستان کی طرف نہیں تھا، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ مسلسل ایک بات کر رہا تھا، اور پہلگام کی مذمت تو سارے برادر ملکوں نے کی، لیکن جو پاکستان کے ساتھ یہ لوگ کر رہے تھے، دراندازی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس پہ یہ ممالک خاموش تھے، اور بیک ڈور چینل پہ یہی کہہ رہے تھے پاکستان کو کہ ہاتھ ہولا رکھیں۔ تو اب میں ایک اور خبر آپ کو دیتا ہوں، خاص طور پہ وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، یہ بھارتی جریدہ ہے انڈین ایکسپریس، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آپریشن سندور کے بعد بھارت جو ہے وہ عالمی تنہائی کا شکار ہو گیا ہے۔ اب آتے ہیں ذرا پاکستان کی طرف، کیونکہ بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر نے کہا ہے کہ ہم نے حملہ کرنے سے پہلے بتا دیا تھا کہ ہم سٹرائک کرنے جا رہے ہیں اور ہم دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائیں گے، تو فوج جو ہے وہ اس سے دور رہے، لیکن فوج اس میں کیوں آئی یہ ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے جی کہ اس پہ اب تحقیقات ہونی چاہیے باقاعدہ طور پہ کہ جناب وہ کون تھا جس کے ساتھ بھارت کی لیڈرشپ رابطے میں تھی، اور وہ کون تھا جو بھارت کی حکومت کو، بھارت کو یہ یقین دہانی کروا رہا تھا کہ جناب ٹھیک ہے، آپ ہمارے پاکستان میں سرجیکل سٹرائک کر لیں تو ہماری فوج جو ہے وہ شاید جواب نہ دے۔ وہ کون تھا، اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ 2019 کی طرح کا ہے۔ 2019 میں جنرل بی تھے جنہوں نے یہ سارا کام کر رہے تھے، اور وہ پکڑے گئے تھے، اور اس وقت کون تھا جو کہ بھارت کی طرف سے جے شنکر نے اب اوپنلی کہہ دیا ہے، یہ راز فاش کر دیا ہے۔ تو پاکستان میں تحقیقات ہونی چاہیے، جنرل صاحب تحقیقات کروائیں، کیونکہ ابھی تک مریم صاحبہ کا اور نواز شریف صاحب کا خاموش رہنا یہ خود ایک بہت بڑی علامت ہے کہ آخر کیا وجہ ہے۔ تو لہٰذا جے شنکر کے اس بیان کو اور مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب کی طرف سے مودی سرکار کی مذمت نہ کرنا، بھارتی جارحیت کی مذمت نہ کرنا، یہ از خود ایک بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے، اس کے بارے میں ضرور پتہ کرنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں جی، اور بھارت نے جی باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ فی الحال جو عمران خان صاحب کے بارے میں بات کرتا چلوں کہ عمران خان صاحب سے بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے وہ بڑی کلیئر ہے، اور وہ یہ ہے کہ
کسی بھی صورت میں وہ ڈیل نہیں کریں گے، نہ ہی ڈیل کریں گے، نہ ہی NRO لیں گے، نہ ہی کوئی معاہدہ کریں گے، بلکہ وہ ایک جعلی جھوٹے مقدمات میں انہیں عدالت کے ذریعے جیل بھیجا گیا تھا، اور وہ عدالت کے ذریعے انشاءاللہ سرخرو ہوں گے اور واپس ملک کی خدمت کریں گے۔ تو اس بار یہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے، اور رؤف حسن صاحب نے اس بات کی تصدیق بھی کرتی ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ اوپن نہیں ہونے چاہیے، وہ خفیہ ہونے چاہیے اور خاموشی سے ہونی چاہیے، اور وہ مذاکرات صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہونی چاہیے اور ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ ہونے چاہیے، اور کوئی تیسرا انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ابھی بھی یہ جوڑ توڑ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب آپ اس جعلی نظام کو فی الوقت کچھ نہ کہیں، اور اس لیے اس کو چلنے دیں، اور فارم 47 کی جعلی سرکار کو تو ہم اگلے الیکشن کے لیے بات کر لیتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ جتنی دیر تک اس جعلی نظام کو برقرار رکھا جائے گا، اس وقت تک پاکستان میں استحکام نہیں آ سکے گا، نہ داخلی سطح پہ اور نہ ہی پاکستان کی خارجہ پالیسی مضبوط ہو سکے گی۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔